वेलकम बैक टू द चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद डॉक्टर स्नेहल। आज का विषय है आधुनिक काल में सांची का महत्व। सांची भारत के संरक्षित स्तूपों में अद्वितीय है। बुद्ध मध्य प्रदेश नहीं आए थे, लेकिन उनके शिष्य थे भिक्खु महाकात्यायन यहाँ आए थे। उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों का अध्ययन करके अपनी शैली में यहाँ प्रचार और प्रसार किया। उनके व्याख्यान उस समय की प्रचलित भाषा और सर्वसामान्य लोगों की बोली जो कि पाली थी, उसी भाषा को उन्होंने अपने प्रचार का माध्यम बनाया था। इस प्रकार बुद्ध के काल में ही यह धम्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। सांची मध्य प्रदेश में एक पुराने मार्ग दक्षिणा पथ के सहारे बसी हुई है। उस समय यह दक्षिण की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग था, जो कि उत्तर के महत्वपूर्ण शहर पाटलिपुत्र अर्थात पटना और वाराणसी तथा पश्चिम में गुजरात के कुछ स्थानों को भी जोड़ता था। सम्राट अशोक की सांची 12वीं शताब्दी के बाद खंडहर बन गई और 700 वर्षों तक यह खंडहर ही रही। इस बीच में कैसे इसका शोध जनरल टॉयलर ने 1818 में लगाया था। 1851 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके संपूर्ण इतिहास को खोजा था। जब तक श्रीलंका महाबोधि सभा ने यहाँ पांव नहीं रखा था, तब तक यह मात्र एक पुरातात्विक स्थल ही रहा। सांची का महत्वपूर्ण इतिहास हम देखते हैं तो सांची का महत्व श्रीलंका के लिए बहुत अधिक है। आज भी आधुनिक काल में सांची का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वह श्रीलंका के मिहिन तले से बहुत समानता रखती है। आज आप श्रीलंका जाएंगे और सांची को अगर पहले देखा होगा तो आपको यह बात समझ में आएगी। सांची और मिहिन तले दोनों ही चैत्यगिरी के रूप में जाने जाते हैं। दोनों जगहों पर चैत्यगिरी यह नाम इसलिए मिला कि दोनों के निकट पहाड़ियों पर अनेक स्तूप और विहारों को निर्मित किया गया। मिहिन तले और सांची के पर्यावरण और प्राकृतिक दृश्यों में भी समानता दिखाई देती है। इस प्रकार भारत और श्रीलंका में सांची और मिहिन तले का महत्व स्पष्ट होता है। हमने देखा था श्रीलंका जाने की तैयारी करके महेंद्र अपनी माँ से मिलने विदिशा गए थे और वे उस जगह उस समय पास के पहाड़ी पर एक विहार का निर्माण करा रही थी। श्रीलंका के लिए सांची का सर्वश्रेष्ठ महत्व इस बात में भी है, इस तथ्य में है कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा सांची से ही श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए रवाना हुए थे। मिहिन तले में अरहत महेंद्र ने वहाँ के राजा और उनके अधीनस्थों अर्थात प्रजा को अपना विख्यात उपदेश दिया था, जिसे सुनकर सभी बौद्ध बन गए। मिहिन तले में महेंद्र की सफलता और बुद्ध धर्म की प्रसिद्धि पाई जाती है। इसको सांची के प्रतिरूप की तरह विकसित किया गया है। यद्यपि यहाँ कोई अभिलेख नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है कि यह कार्य महेंद्र की प्रेरणा से ही हुआ था। आज सांची दुनिया भर में बौद्धों का तीर्थ क्षेत्र बना है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने 1989 में सांची को विश्व की विरासत वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। महाबोधि सोसाइटी का योगदान क्या रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल ऑलकॉट और मैडम बेलावास्की के साथ पहली बार जब अनागरिक धम्मपाल भारत आए तो बोध गया पहुंचे। उन्होंने देखा कि बौद्ध स्थलों की कितनी दुर्दशा हो गई है, वह दुखी हुई। उसी वक्त उन्होंने निश्चय किया कि इन स्थलों को उनका पूर्व वैभव दिलाएंगे और भारत में बुद्ध धम्म पुनरुज्जीवित करेंगे। इस प्रकार बौद्ध स्थल का विकास ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। संभवतः अपने पहले प्रयास के रूप में अनागरिक धम्मपाल जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरह जहाँ जहाँ वे पहुँचे वहाँ वहाँ महाबोधि सोसाइटी की भी स्थापना की। अनागरिक धम्मपाल जी ने अपनी दैनंदिनी में लिखते हैं कि भारत में बुद्ध धम्म जिसे गत 700 वर्षों से भुला रखा था, जिसको पुनरुज्जीवित करने तथा पावन बौद्ध स्थलों के बनाने के लिए मैंने 31 मई 1891 में महाबोधि सभा को
प्रारंभ किया। इंग्लैंड में रहते हुए लंदन में भी उन्होंने महाबोधि सभा की स्थापना की है, जिसने बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों को अस्थियों के हस्तांतरण के संबंध में पहल की थी। भारत में इस महाबोधि सोसाइटी का शुभारंभ बोधगया महाबोधि सोसाइटी के नाम से किया गया था, जो भविष्य में महाबोधि सोसाइटी के नाम से विख्यात हुई। सांची से प्राप्त बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोग्गलायन के अस्थियां, जिसे शरीरावशेष कहा जाता है, सांची में ही प्रतिष्ठित किए जाए, ऐसा निर्णय महाबोधि सभा द्वारा लिए जाने के उपरांत ही सभी क्षेत्रों की हस्तियों की अभिरुचि सांची के प्रति जागृत हुई। भोपाल प्रशासक नवाब हमीदुल्ला खान ने भी यहाँ के नवकार्य हेतु अपनी रुचि दर्शाई। सांची उनकी ही जागीर क्षेत्र में स्थित थी। श्रीलंका महाबोधि सभा पर सांची के उद्धार और कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी का कार्य देखा जाए तो यहाँ का यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात स्पष्ट होती है। उसी तरह इस सोसाइटी ने सांची की प्रगति को अपनी प्रतिबद्धता मानकर हमेशा निभाया है। सांची स्थित चैत्यगिरी विहार जो हम देखते हैं आज वहाँ स्थित है, इसका निर्माण श्रीलंका महाबोधि सभा द्वारा कराया गया और उसका सतत रक्षण भी किया जाता है। सांची की प्रगति में श्रीलंका महाबोधि सभा की भागीदारी निश्चित ही दोनों देशों के आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। महाबोधि सभा के संस्थापक अनागरिक धम्मपाल जी ने बुद्ध के प्रधान शिष्य अरहत सारिपुत्र और महामोग्गलायन की अस्थियां ब्रिटिश शासन से वापस प्राप्त करना, यह महाबोधि सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महाबोधि सभा ने 1935 में यह तय किया कि इन पावन अस्थियों को ब्रिटिश सरकार से वापस लेकर या बौद्ध विश्व को दिलाना चाहिए। ब्रिटिश महाबोधि सभा के तत्कालीन प्रधान पूज्य भदंता अनंत कौशल्यान जी ने अगुवाई की और इनके अगुवाई में ही एक शिष्टमंडल ब्रिटिश संग्रहालय में जा अस्थियां रखी थी वहाँ गया। वहाँ के अध्यक्ष थे माननीय कैंपाल। माननीय कैंपाल से मिले और अपनी बात उनके समक्ष रखी। बौद्ध परंपराओं के अनुसार में नवंबर माह में पूर्णिमा का दिन था। इस पूर्णिमा के दिन इन अस्थियों की पूजा वही संग्रहालय में की गई। 1938 में भारतीय महाबोधि सभा के तत्कालीन सचिव माननीय देवप्रिय वली सिंह ने ब्रिटिश शासन और विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए मांग प्रस्तुत की थी कि वहाँ रखी हुई जो अस्थियां है, वह अस्थियां भारत के लिए समुचित स्थान में श्रद्धापूर्ण प्रतिष्ठापित करने हेतु महाबोधि सभा को सौंपी जाए। बाद में ब्रिटिश शासन और संग्रहालय के अधिकारियों ने यह मांग सहर्ष स्वीकार की और अस्थियां भारत को सौंपने की तैयारी हो रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। इसी दौरान तत्कालीन भोपाल के शासक नवाब हमीदुल्ला खान द्वारा इन अस्थियों को वापस सांची में प्रतिष्ठापित करने की मांग की गई, जिन्हें सांची से ही निकालकर पहले हम देखिए लंदन लेके गए थे। भोपाल के प्रशासक से चर्चा करते हुए एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजा गया, जिसमें आचार्य परवाहर, वजीर ज्ञान अध्यक्ष महाबोधि सभा श्रीलंका राजा हेवामित्र ने, माननीय पीपी श्रीवर्धन जो और ये रतनपाल जी सम्मिलित थे। 1946 को श्रीलंका महाबोधि सभा और भोपाल प्रशासक के बीच एक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाबोधि सभा के तत्कालीन महासचिव देवप्रिय वली सिंह और राजा हेवामित्र की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण रही। इन्हीं के कारण हम देखते हैं कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
और उनके साथ श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय DS सेनानायक, इन्होंने सांची से अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अस्थियां जहां ले जाई गई थी, वहां से सांची में इन्हें पुनः प्रतिष्ठापित करने हेतु सहमत हो गए थे। 1947 के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार से इन अस्थियों को प्राप्त करने के लिए महाबोधि सभा द्वारा राजा हेवावितरण को विशेष रूप से इंग्लैंड भेजा गया था। भारतीय मामलों के राज्य सचिव माननीय पैतसिक लॉरेंस ने औपचारिक रूप से अस्थियां माननीय हेवावितरण को सौंप दी। श्रीलंका पहुंचने पर इन अवशेषों को वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय DS सेनानायक, इन्हें सौंप दी। इस प्रदर्शन के उपरांत औपचारिक रूप से माननीय DS सेनानायक ने श्रीलंका में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त माननीय VV गिरी को जनवरी 1949 को यह स्मृति शेष सौंप दी। इस प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन अवशेषों को लाने हेतु विशेष रूप से कलकत्ता से यहाँ आए थे। एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये अस्थियां भारतीय महाबोधि सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दी थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हमें और अन्य राष्ट्र में शांति लाने का यह महान अवसर है। हम आशा करते हैं कि बुद्ध का आशीर्वाद हमें और इस राष्ट्र को प्राप्त होगा। यह गोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान और महाबोधि सभा इन दोनों के सहयोग से 1947 को इन अवशेषों के प्रतिष्ठापन हेतु नवीन विहार का निर्माण किया गया। यह एक समारोह में शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर माननीय DS सेनानायक, GR जयवर्धन, राजा हेवावितरण, विजय सिंह तथा सिंहवीर शेखर, इन्होंने श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था। इस नए विहार के निर्माण हेतु नवाब भोपाल ने बड़ी रुचि एवं सक्रियता दिखाई थी। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने 25,000 रुपये भी सहयोग राशि के रूप में प्रदान किए तथा समारोह में होने वाले व्यय की व्यवस्था भी राजकोष से की थी। इस नवनिर्मित चैत्यगिरी विहार का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 27 दिसंबर 1947 को किया गया था। इस अवसर पर बर्मा, म्यांमार के प्रधानमंत्री माननीय ऊ, भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भूटान के सम्राट भी यहाँ उपस्थित थे। श्रीलंका के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय ये रत्ननायके, श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष पूज्य आचार्य परवाहिर वजीर ज्ञान ने श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था। समस्त बौद्ध राष्ट्रों के हजारों लोगों ने इस समारोह में सहभागिता की। इस प्रकार बुद्ध धर्म के एक केंद्र के रूप में सांची ने पुनः अपना गौरव प्राप्त कर लिया। सांची के विकास का श्रेय पूज्य हेडिगल्ले प्रज्ञातीर्थ नामक थिरो को जाता है। श्रीलंका महाबोधि सभा द्वारा इन्हें सांची के विकास के लिए नियुक्त किया गया था। जिस सांची के विकास के लिए महाबोधि सभा के कोलंबो के कार्यालय से श्रीलंका के श्रमण लोग एक प्रतिनिधि सांची भेजे गए थे। सांची के विकास के लिए संपत्ति का निर्माण किया गया। सांची की जनसंख्या हजारों में बढ़ गई और सांची में 30 नवंबर 1952 को एक दिन का बुद्ध उत्सव आयोजित किया गया था। इस उत्सव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कई मान्यवर उपस्थित थे। दिल्ली से आगरा मैसूर का सफर तय करते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सांची आए थे। सन 1952 में श्रीलंका के बौद्ध संघ द्वारा निर्मित बुद्ध विहार में बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी गई थी। प्रतिवर्ष यहाँ नवंबर माह के अंतिम रविवार को इन अस्थियों को दर्शनार्थ रखा जाता है। इन स्तूपों के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ निर्माण करके विहार में रखा गया।
आज तक यह उत्सव इसी प्रकार नवंबर के अंतिम रविवार को ही मनाया जाता है। नवंबर 1979 तक यहाँ मनाए गए एक दिन के उत्सव को हिंदू धर्मीय ही संचालित करते थे। सांची में आने वाले बौद्धों को महाविहार चैत्यगिरी में प्रवेश के लिए उन्होंने मज्जाव किया था। बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्य अरहत सारिपुत्र और महामोग्गलायन की अस्थियों के दर्शन नहीं होने देते थे। यहाँ आए बौद्धों को दूर खड़े रहकर ही अपने मार्गदाता अर्थात बुद्ध के और उनके प्रथम शिष्यों के दर्शन कर वापस जाना पड़ता था। इस प्रकार हिंदुओं की विषमतावादी भूमिका यहाँ भी देखने को मिलती थी। बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए श्रीलंका वासियों को भी यहाँ की जनता में इस प्रकार की विषमता की भावना को देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक था, परंतु सांची में आए अन्य श्रीलंका के लोगों को अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं था। भारत के काल में अनटचेबिलिटी नहीं थी। भारत में आज 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के काल में वर्तमान जैसी स्थितियाँ थी जिसे बुद्ध ने नष्ट किया। उस समय वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और संप्रदायवाद अपनी चरम सीमा पार कर चुका था, जिसे बुद्ध ने सभी समान है कहकर इस प्रकार के विषमतावाद को समूल नष्ट करने में अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों को नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। इस समय अनटचेबिलिटी भारत में थी और आज भी। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी अस्पृश्य माने गए जो लोग थे, जो समाज था, इस समाज को सामाजिक स्थान प्राप्त हो, परंतु हिंदुओं के दिलो दिमाग में इस समाज के प्रति हमेशा ही घृणा की भावना रही। बुद्धों के प्रति उनका व्यवहार हमेशा विषमता पर आधारित रहा। उसी का परिणाम हमें सांची में भी होने वाले कार्यक्रमों और उत्सवों के दरमियान दिखाई देता था। सन 1956 में यूनेस्को ने 1989 में विश्व विरासत की सूची में सांची का समावेश किया। उसके बाद सांची का महत्व विश्व के लोगों को पता चला। यह संपूर्ण भारत से ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों से भी बौद्ध आते हैं और बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, परंतु यहाँ भारत के बौद्ध इस समाज ने जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी थे उनसे प्रेरित होकर सन 1956 को विषमतावादी हिंदू धर्म का त्याग करके समतावादी बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध कहलाए। मात्र इन्हीं को यहाँ आकर दूर से दर्शन करना होता था। इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दलित पैंथर ने बड़ा संघर्ष किया। इस दिशा में दलित पैंथर के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं का सहयोग था। 1980 में बिहार में प्रवेश पाने के दलित पैंथर के कार्यकर्ता और बुद्ध धर्म के अनुयायी जो मान्य चंद्र बोधी पाटिल, इनका नेतृत्व विशेष महत्वपूर्ण रहा है। वे अपने साथ 500 बौद्धों को लेकर यहाँ गए। इस घटना से लेकर मध्य प्रदेश में तहलका मचा था। यहाँ भारतीय भिक्षुओं के साथ पुलिस की वर्दी पहने विषमतावादी मानसिक प्रवृत्ति के लोगों ने भी अभद्र व्यवहार किया था। श्रीलंका ने इस घटना के बाद सांची के कार्य में मदद करना आरंभ कर दिया। उस समय यहाँ के राज्यपाल भगवान दास शर्मा थे।